बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से अली शेख एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज जिस मौजू पे हमने बात करने के लिए दावत दी है मिस खदीजा अब्बासी को, ये डायरेक्टर SLI हैं, सेन लर्निंग इंस्टीट्यूट, एंड शी इज़ ऑल्सो कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और पहले भी हम इनसे एक सेशन कर चुके हैं, लेकिन आज का ये जो सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज बच्चों में और बड़ों में ये सेम है, और ये है स्टैमरिंग, ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं हकलाना। खदीजा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम। अच्छा, सबसे पहले तो बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक, आप ये SLI जो है आपका है, इसका थोड़ा सा बता दें कि ये क्या है, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, SLI बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम क्लिनिकल सेटअप भी कहते हैं, क्लिनिक भी कहते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्योंकि स्पेशल नीड्स के साथ आते हैं तो हम इसे कहते हैं सैन लर्निंग इंस्टीट्यूट। सैन का मतलब है स्पेशल नीड असिस्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर हम ऐसे ना सिर्फ ऐसे बच्चे जिन्हें जो नीड्स के साथ हैं, ऑटिज्म के साथ हैं, या किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ हैं, किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास अडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं जो डिफरेंट फिजियोथेरेपी के सेशंस लेते हैं। और इसके अलावा OT से रिलेटेड भी मसले मसाइल के साथ बच्चे आते हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं और स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मसल वीकनेस की वजह से पेंसिल होल्डिंग में कोई इशू है। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज के साथ जो है ना वो बच्चे आ रहे हैं जो नॉर्मल भी हैं और शायद उनके साथ कोई ना कोई बिहेवियरल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी हैं। फाइन फाइन। अच्छा, लेट्स स्टार्ट कम ऑन द टॉपिक। ये बताइए कि स्टैमरिंग है क्या? इसको स्टटरिंग भी आई थिंक कहा जाता है। व्हाट इज देयर एनी डिफरेंस कि दोनों एक ही चीज और बेसिकली स्टैमरिंग है? अच्छा देखिए, स्टैमरिंग और स्टटरिंग दोनों एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है, एक सिनोनिम है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये कैसा डिसऑर्डर है जैसे हम अब बोल रहे हैं तो हम एक फ्लो के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हम आम लफ्जों में बात करें यहाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी टर्म्स के ऊपर जो है ना हमेशा मुझे वीडियोस के नीचे आया होता है कि हमें आपकी इस टर्म की समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगी कि आसान लफ्जों में इसको बयान कर सकूं। जैसे कि स्टैमरिंग या स्टटरिंग जो है उर्दू में कहते हैं हकलाना, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक नॉर्मल फ्लो ऑफ एयर के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक स्टैमरिंग या स्टटरिंग या हकलाने वाला मरीज बात करता है तो उसकी स्पीच का जो एयर पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। बात इसी वजह से जो पेशेंट है वो बात करते करते हकलाना शुरू कर देता है। अब एयर पैसेज क्या, कि जैसे हमारे लंग्स हैं उसके अंदर एयर फिल होती है, जैसे हम इनसाइड और आउटसाइड का एक प्रोसेस होता है, लंग्स का अंदर होते हैं बाहर होते हैं, जब हम एयर हमारी जो है वो इसके अंदर से हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो जो डायाफ्राम के मसल्स हैं बेसिकली हम स्पीच के मरीजों की इनके ऊपर इसीलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये एयर से रिलेटेड होते हैं, हवा से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे मरीज जो हैं इनका जब एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, हवा जो है वो बात करते करते कहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से एकदम से या तो वो जो है वो एक साउंड को, एक आवाज को जो है वो बार बार बोलना शुरू कर देते हैं, या एक जगह अटक जाते हैं, या उस साउंड को या वर्ड को लंबा करके बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा कुछ मरीज ऐसे बोलते होंगे, मैंने आज खाना, अब खाना, जैसे कि रेपिटेशन की है। और उससे पहले मैंने ब्लॉक्स की एग्जांपल दी। अब क्योंकि क जो है वो इंक्लूसिव साउंड है तो ये लंबा नहीं हो सकता, तो लंबा करने के लिए मैं कुछ साउंड्स अगर आपको बताऊं तो जैसे फ्रिकेटिव्स हैं, स है, श है, या मा नेजल साउंड्स है, उसके अंदर क्या आता है कि है, जैसे कि एक साउंड को लंबा कर देंगे, एक सिलेबल को लंबा कर देंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मरीज जो है वो इसे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है। ओके, अब बेसिक कॉजेस तो आपने वैसे तो बता दिए कि कॉजेस ऑफ स्टैमरिंग है क्या, लेकिन कोई कॉजेस क्या है बेसिकली, और क्या ये इनहेरिटेड भी होती है कि नहीं, ये इनहेरिटेड नहीं है? एग्जैक्टली, समटाइम हम देखते हैं कि कुछ इनहेरिटेड होती है, यानी कि इसको हम कहते हैं जेनेटिक स्टैमरिंग। बहुत से हम देखते हैं कि दादाजी को स्टैमरिंग थी, आगे से फादर को स्टैमरिंग होगी, फिर बेटे या बेटी को भी स्टैमरिंग होगी, तो जीन्स में भी ये ट्रैवल करती है। और उसको ये भी कहते हैं कि ये एक इसके अलावा इसकी और भी कॉजेज होती हैं स्टैमरिंग की। ये तो जो हमने एयर पैसेज का बताया तो ये तो एक हमारी फिजिकल फीचर में आ गया, लेकिन जब हम बात करते हैं कि बेसिक कॉजेज क्या है, वो हमारी डेवलपमेंटल स्टैमरिंग भी होती है,
जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल उनकी स्पीच होती है, लेकिन जब 5 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं तो सडन स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल स्टैमरिंग, के एकदम से जो स्पीच पैटर्न है या जो फ्लो ऑफ स्पीच है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। ओके, इसी तरह से साइकोजेनिक स्टैमरिंग होती है। साइकोजेनिक स्टैमरिंग इस तरह से होती है कि कोई ट्रॉमा अकर हो जाता है या कोई साइकोलॉजिकल टॉर्चर, जिस तरह से हम देखते हैं कि क्लास के अंदर मैथ का टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चे का स्पीच बिल्कुल प्रॉपरली था, नॉर्मल उसका स्पीच रेट था, नॉर्मल उसकी स्पीच फ्लो था, एयर फ्लो था, लेकिन सडनली टीचर ने उसको साइकोलॉजिकली इतना टॉर्चर कर दिया होता है मैथ की क्लास में कि फियर, बिकॉज ऑफ फियर बच्चे को स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से कुछ स्ट्रिक्ट टीचर्स हम देखते हैं, स्ट्रिक्ट आजकल आप देखेंगे कि कुछ रिपोर्ट हुआ कि जो मौलवी साहब हैं बच्चों को पढ़ा रहे थे मदरसों में या फिर घर पढ़ाने आते थे, तो वो सख्ती की वजह से बच्चे ने स्टैमरिंग करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ होती है न्यूरोजेनिक स्टैमरिंग होती है, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल स्टैमरिंग भी कहते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज, जैसे कि हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, सडनली मेमोरी लॉस की है, ब्रेन का कोई एरिया इफेक्ट हो गया है और सडनली जो है वो स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक ठीक। इस तरह से बहुत सी डिजीजेज हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, उनके अंदर हम स्टैमरिंग देखते हैं। ओके, अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि एक तो कुछ आपने वर्ड्स बताए, ख ख ख वाले जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स को जो हमने देखा जो लोग हकलाते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी कोई क्या कोई सर्टेन वर्ड्स हैं जिनमें इनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं, किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेसिफिकली बाइलेबियल साउंड्स के ऊपर जो है वो स्टैमरिंग होती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रिसर्च की है कि जो मेरे पेशेंट्स हैं उनमें से 70% जो मरीज हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो अडल्ट हैं, उनको जो स्टैमरिंग है वो होती है बाइलेबियल साउंड्स के ऊपर या फिर फ्रिगेटिव्स के ऊपर। अब बाइलेबियल के अंदर वो साउंड्स आती हैं जो लिप्स के साथ जो है, और दांतों, लेबियल और बायोडेंटल साउंड्स। जो मेरे पेशेंट, चाहे वो अडल्ट पेशेंट्स हैं, उनकी जो स्टैमरिंग है वो होती है बाइलेबियल साउंड्स के ऊपर या लेबियोडेंटल साउंड्स के ऊपर। बाइलेबियल साउंड्स वो होती हैं जो सिर्फ लिप्स के साथ प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ब, म, ठीक है। इसी तरह से जो लेबियोडेंटल साउंड्स हैं उनके अंदर हमारे लिप्स और टीथ दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि व साउंड, फ साउंड्स, इनके ऊपर इन्हें स्टैमरिंग हो रही होती है। इसी तरह से फ्रिकेटिव्स होते हैं स और श, जिनके लिए जो है एयर प्रेशर बहुत ज्यादा जो है ना वो इनहेल और एक्सेल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो स्टैमरिंग है वो बहुत ज्यादा होती है इन साउंड्स के ऊपर। अब ये भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमने देखा है कि कुछ लोगों को ये बेसिक प्रॉब्लम बचपन में नहीं होती, लेकिन लेटर ऑन जाके हम देखते हैं कि वो स्टैमर करना शुरू कर देते। उसकी क्या क्या कोई साइकोलॉजिकल वजह है या कोई और मेडिकल इशू है? जैसे मैंने आपको बताया न्यूरोलॉजिकल रीजन, और एक मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल रीजन, जिसके अंदर कोई नफ्सियाती दबाव भी इसका रीजन हो सकता है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की कोई डिजीज या कोई डिसऑर्डर भी इसका रीजन हो सकता है, कोई चोट या कोई ट्रॉमा या कोई भी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट इसका रीजन हो सकता है। तो अगर तो ये मिसाल के तौर पे टीनेज बच्चों में मैंने देखा कि अक्सर ये चीज डेवलप हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल इशू कोई भी है, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि उनकी वो जो स्टैमरिंग है वो खत्म हो सके? अच्छा देखिए, उसके अंदर तो हम स्टैमरिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज तो यूज करते ही हैं, लेकिन हम अपने सेशंस के साथ उन्हें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की तरफ भी रिकमेंडेशंस देते हैं। जिस तरह से क्लिनिक में अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसमें मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग है, तो स्पीच सेशंस के साथ मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट से भी सेशन लें, ताकि आपके जो फियर्स हैं या जो भी ट्रॉमा आपने अपनी लाइफ के अंदर फेस किए हैं, हम उनके ऊपर वर्क कर सकें, उनकी कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको प्रॉपर इंटरवेंशंस प्रोवाइड की जा सके। एक अब इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं कि एक तो क्या ये क्योरेबल है, इज इट क्योरेबल? अगर ये बाय बर्थ है तो क्या ये क्योरेबल है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पर्टिकुलरली इन पे काम करती हो, ऐसे मरीजों पे काम करती हो? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है स्टैमरिंग के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान स्टैमरिंग एसोसिएशन बनाई गई है, पाकिस्तान स्टैमरिंग हब्स बनाए गए हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं और हमारे ही कुछ बैचमेट्स हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
और जिसके अंदर वो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर स्टैमरिंग के जो पेशेंट्स हैं उनको बुलाते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स जिन्हें स्टैमरिंग है और वो अडल्ट पेशेंट्स हैं और वो अपनी लाइफ स्किल्स के लिए जो है वो अपसेट हैं कि अच्छा अब हमें जॉब के ऊपर परेशानी आ रही है या फिर हमारी जो तालीम है वो उससे इफेक्ट हो रही है। जैसे काफी हमने डॉक्टर्स को देखा हमारे पास आते हैं कि उनको स्टैमरिंग हो रही होती है, अपना जब उनको कॉल किया जाता है, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है अपना नाम बताने में। मोस्टली इनको जो स्टैमरिंग होती है, मैं भी आपको भी बताऊंगी कि कब कब सिचुएशंस होती हैं जिनमें स्टैमरिंग होती है। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। तो डेफिनेटली बहुत से प्रोफेसर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट मिलकर इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसे इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाकर इसके लिए वर्क कर रहे हैं। फाइन। अच्छा, इज इट क्योरेबल? एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि अगर बचपन से ही किसी की है तो इज इट क्योरेबल? एग्जैक्टली, दिस इज क्योरेबल। अच्छा, अब ये नहीं मैं कहूंगी कि 100%, ठीक है, अब ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है, और आपका स्पीच पैथोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली अच्छा आना चाहिए, लेकिन आपका पेशेंट जो है ना उसको भी आपके साथ डेफिनेटली ताउन करना चाहिए ड्यूरिंग सेशंस। हम स्टैमरिंग के पेशेंट्स को अमूमन एक सेशन कहते हैं कि आपने वीक में सिर्फ एक सेशन लेना है। बाकी डिसऑर्डर्स के साथ हम कहते हैं आप 2 सेशंस ले लें, वीक में 3 ले लें या 5 डेज आ जाए। लेकिन स्टैमरिंग का जो पेशेंट है, अगर हमारे पास चिल्ड्रन भी आ रहे हैं तो हम उन्हें एक ही सेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं। अब पेरेंट्स पर डिपेंड करता है या अडल्ट पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो स्टैमरिंग उन टेक्निक्स को कितना यूज करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो कि सेंसिबल हैं, 12 से 16 साल के, या फिर बड़े बच्चे भी, या पेशेंट्स, अडल्ट पेशेंट्स जो उस चीज को समझते हैं कि हमें इन एक्सरसाइजेस को डेली बेस पे करना है। अगर वो एक्सरसाइजेस को डेली बेस पे करते हैं या इस चीज के लिए पेरेंट्स रेडी होते हैं कि हमने अपने बच्चे को उन इवेंट्स में लेकर जाना है या उन सिचुएशंस में लेकर जाना है जहां स्पेसिफिकली स्टैमरिंग होती है, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक अच्छा वर्क करके उसको क्यूरेबल बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि टाइम टेकन है, ये जो स्टैमरिंग है ये टाइम टेकन है, क्योंकि इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो आजकल कह रहे हैं कि आप हमारी मेडिसिन लें तो आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो, मैं नहीं कहती कि डेफिनेटली आपको वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो बेसिक इसका कॉज है। जैसे मैंने आपको बताया आपके मसल्स, ठीक है, अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई डिसार्थरिया का पेशेंट है, ठीक है, पहले ही उसके मसल वीक है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, अब वो डिसार्थरिया की वजह से भी उसको स्टैमरिंग स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह से हेयरिंग लॉस के पेशेंट्स अगर आप देखें कि डेवलपमेंटल स्टैमरिंग हेयरिंग लॉस के पेशेंट के अंदर भी आपको नजर आएगी। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, डिपेंड करता है कि एक जो थेरेपिस्ट है उसके साथ कितना ताउन किया जा रहा है ड्यूरिंग सेशंस, और पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि पेरेंट्स विलिंग नहीं होते हैं बच्चों को उस सिचुएशन में लेके जाने के लिए जहां पर उनको स्टैमरिंग अकर होती है। जैसे बच्चों की स्टैमरिंग खत्म हो जाती है, पेरेंट कहते हैं जी अब सेशन खत्म, फॉलो अप सेशंस नहीं करने। अगर हम उनको फिर उस सिचुएशन में लेके जाएं तो कहते हैं नहीं अब बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं उस सिचुएशन में जाना। तो ये चीज देखने की जरूरत है। ओके, अच्छा, पेरेंट्स को कितनी अर्ली स्टेज पे ये पता लग सकता है, या उनको अगर बच्चे को है तो उनको कैसे अंदाजा लगाना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो स्टैमर करता है? कितनी एज से उनको अंदाजा लगा लेना चाहिए? अच्छा, चलिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बल्कि मैं आप पेरेंट्स को एक सजेशन दूंगी और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि आप अपने बच्चों की घर में स्पीच को कैसे असेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा हकला रहा है तो आप सबसे पहले ये करें कि आप अपना जो है वो एक टाइमर सेट करें और देखें कि पर मिनट में आपके बच्चे ने कितने वर्ड्स बोले, ठीक है। अब वो पर मिनट पे बच्चे ने जितने वर्ड्स बोले हैं, जैसे कि अमूमन जो हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम देखते हैं 165 वर्ड्स का रेशियो आता है। एक इंग्लिश स्पीकर जो है 165 वर्ड्स बोलता है, ठीक है। और इसी तरह से उर्दू स्पीकर्स के ऊपर अभी हमारी कोई ऐसी खास रिसर्च नहीं हुई, लेकिन अमूमन 165 to 80 या 70 इस तरह की रेशियो के अंदर ही हम पर मिनट में कुछ वर्ड्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को रिकॉर्ड करने के बाद ये देखेंगे कि उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी कि उसके जो वर्ड्स जहां पर उसको स्टैमरिंग हुई है यानी कि हकलाया है, हम उनको काउंट करेंगे उन वर्ड्स के अंदर। हम उन फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लेंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी यानी इतनी बार स्टैमरिंग हुई है, इतने वर्ड्स पे हुई है। अगर तो वो 165 के अंदर 5 वर्ड्स के अंदर अगर हमारे पास
5% 5 वर्ड्स के ऊपर में स्टैमरिंग हुई है, दैट्स मीन देयर इज समथिंग, ठीक है, यानी ये एक बॉर्डर लाइन स्टैमरिंग के साइन दे रही है। अगर 5 से ज्यादा हुई है, 5 से लेकर अगर 15 तक हुई है, दैट्स मीन इट्स माइल्ड। फिर जैसे जैसे रेशो इंक्रीज होती जाएगी, मॉडरेट टू सिवियर का उसको जो है वो टैग करते जाएंगे, उसको लेबल करते जाएंगे कि ये कैटेगराइजेशन में एक स्टैमर फॉल कर रहा है। तो अगर 165 में से 5 टाइम आपके बच्चे ने स्टैमरिंग किया, यू शुड कंसल्ट अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ओके सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि 165 यानी 165 से 170 दफा आपके वर्ड जो बोले हैं बच्चे ने 1 मिनट में, उसमें से अगर 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स में स्टैमर किया है, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, तो फिर उसको डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। दीजिए, ये मुझे बताइएगा कि कुछ 2 चीजें इसमें, एक तो कुछ पेरेंट्स जो है वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अब तो हमारा बच्चा ऐसे ही ठीक नहीं होगा, तो आपने तो कहा कि ये चीजें ठीक हो सकती है, तो क्या चीजें ऐसी हैं जो एक पेरेंट जो है वो हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता, या ऐसे फार फ्लंग एरिया में जहां पर उसके पास इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वाइल स्टेइंग एट होम, घर पे रहते हुए वो क्या ऐसी कुछ काम कर सकता है कि उसका बच्चा जो है वो ये स्टैमरिंग से निकल जाए? चलिए, मैं इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बता देती हूँ ताकि पेरेंट्स के लिए आसान हो जाए और अडल्ट पेशेंट्स के लिए भी आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, जैसे सबसे पहले मैंने आपसे ड्यूरिंग सेशन एक बात की थी कि डायाफ्राम के मसल्स, ठीक है, तो ये तो आम लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको आसान लफ्जों में ये कहूंगी कि जैसे हम लोग अपनी सांस अंदर लेके जाते हैं और फिर अपनी सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न है ब्रीथ करने का। अब इसी नॉर्मल पैटर्न के ऊपर हमने थोड़ा सा काम करना है, जिसमें हमने जब अपनी एयर को नोज से इनहेल करना है, तो एक्सहेलेशन के लिए हम डेफिनेटली अपने माउथ को थोड़ा ओपन ज्यादा करेंगे और फिर अपनी एयर को वैसे ही एक्सहेल करेंगे। एक हाथ जो हम अपना चेस्ट के ऊपर रखेंगे और एक हाथ हम अपना जो है वो पेट के ऊपर रखेंगे, टमी पे रखेंगे, एब्डोमेन पे रखेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं जब नाक के थ्रू, तो हम यहाँ पे अपने जो सांस है, ब्रीथ है, उसको जो है वो रोक लेंगे, और रोकने के कुछ सेकंड यानी 2 सेकंड्स के बाद हम उसको एक्सहेल करेंगे। और ये काम आपने डेली सोने से पहले करना है। आप इस काम को बैठ के भी कर सकते हैं, आप इस काम को लेट के भी कर सकते हैं, जिस भी आप पोस्चर के अंदर करना चाहें, बस अपने मसल्स को आपने रिलैक्स रखना है। बॉडी पोस्चर आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, आपके मसल्स, और ये काम एक आप लोग डेली कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम एक टेक्निक सिखाते हैं, एक तरीका सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी, जिसको हम कहते हैं प्रोलोंगेशन मेथड। प्रोलोंगेशन के अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि जिस भी वर्ड के ऊपर आपको स्टैमरिंग हुई है, ठीक है, एक तो 2 तरीके हैं इसके सिखाने के, कि आपको जिस वर्ड पे लगता है कि आपको स्टैमरिंग हो रही है, आप हकला रहे हैं, आपने उस वर्ड को लंबा करना है, उस वर्ड की वो साउंड जिस पे स्टैमरिंग हो रही है उस साउंड को लंबा करें। या फिर हम कहते हैं कि जब भी आपने अपनी बात स्टार्ट करनी है तो आपने पहले वर्ड के जो साउंड्स हैं उनको लंबा करके बोलना है। जिस तरह से उसको एग्जांपल हम कर सकते हैं कि मेरे बाबा ने कहा था, ठीक है, एक ये टेक्निक होगी। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि आप कॉन्टिन्यूस फोनेशन की टेक्निक यूज करें, जिसे हम सिंपल लफ्जों में कहते हैं सिंगिंग अप्रोच या चैंटिंग अप्रोच, जिसके अंदर हम जो पेशेंट होता है उसको कहते हैं कि आपने सॉन्ग जो है वो सिंग करने हैं, और सॉन्ग सिंग करते हुए हम उसको बताते हैं कि अपनी जो थायराइड कार्टिलेज है, जो आपके ये मसल्स हैं गर्दन के ऊपर वाली जगह, यहाँ पे आप रखें अपना हाथ और फील करें कि कितनी ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है और कितनी इजीली आपकी स्पीच का जो पैसेज है या एयर का जो पैसेज है एक फ्लो के साथ जो आप इनहेल और एक्सहेल करें उसके अंदर। आम रूटीन में जब हम बात करते हैं तो हमारा पैसेज जो होता है वो थोड़ा सा एक हार्ड आर्टिकुलेशन की तरफ चला जाता है साथ साथ, लेकिन जब हम इसको सिंगिंग में करते हैं तो वो इजी ऑनसेट हो जाता है, यानी कि एयर फ्लो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो एक हम उन्हें कहते हैं कि आप सिंगिंग अप्रोच यूज कर लें, गाना गाया करें किसी भी वर्ड के ऊपर। अगर आपको क साउंड पे बहुत स्टैमरिंग होती है तो क साउंड से रिलेटेड गाने चूज करके गाया करें। फिर इसी तरह से हम उनको डिफरेंट टेक्निक, जैसे पेरेंट घर में क्या कर सकते हैं, उनको पता है कि उनके बच्चे को किसी सोशल गैदरिंग में स्टैमरिंग होती है, तो वो क्या करें कि वो एक डिसेंसिटाइजेशन की अप्रोच यूज करते हुए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज के खौफ के लिए तैयार करना, यानी एकदम से पूरे एनवायरनमेंट में या इवेंट के अंदर ना भेज देना,
बल्कि ये कहना कि आज आपने सोशल गैदरिंग में जाके सिर्फ सबको सलाम करना है। फिर इसी तरह उस सोशल गैदरिंग में नेक्स्ट टाइम जब आप भेजे तो आप बोलें कि आज आपने सलाम करना है और हाल भी पूछना है। फिर थर्ड, इसी तरह से दोबारा किसी और इवेंट में गए, आज सलाम करना है, हाल पूछना है और उनका जाके नाम पूछना है। तो इसी तरह से आप उनको डिफरेंट स्टेप्स के अंदर बच्चे को डिसेंसिटाइजेशन की अप्रोच यूज करते हुए सोशल गैदरिंग में तैयार करवाएं। इसी तरह से ये हो सकता है कि आप एक, जिस तरह हम साइड ऑपरेशन की बात करते हैं कि कोई फेक मरीज बना लेते हैं या फेक डिसऑर्डर बना लेते हैं, इसी तरह से पेरेंट ये कर सकते हैं कि किसी भी जो आपके वहां पर कोई भी अननोन पर्सनालिटी है या कोई खाला है, कोई भी अगर आपके घर भी आया हुआ है, तो आप उसे कहें कि बच्चे से पूछें कि मैंने मैकडॉनल्ड्स जाना है, मुझे वहां की कुछ डायरेक्शन समझा दो। ठीक है, जब बच्चा वो डायरेक्शन समझाने लगता है तो क्योंकि उसे एकदम से फियर होता है कि अच्छा मुझे किसी को कोई चीज समझानी पड़ेगी, तो बच्चा फिर स्टैमरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से आप लोग ये वाले सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। फिर पैरेलल फीलिंग्स हैं, जिस तरह से अगर अडल्ट पेशेंट है तो वो ये देखे कि वो डिफरेंट जो है वो स्पीच मॉडल्स, जैसे कि उसे कहा जाता है कि एक स्टैमरर है, वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है एक वीडियो के अंदर, वो इस वीडियो को देखे और फिर उस फीलिंग को अपनी फीलिंग्स के साथ जो है वो कंपेयर करे, उसके ड्रीम्स को, उसके गोल्स को अपने गोल्स और ड्रीम्स के साथ कंपेयर करे, और उसके बाद देखे कि क्या दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है। जब वो उन चीजों को आइडेंटिफाई कर ले तो वो अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करते हुए उनको करेक्शन की तरफ लेकर आए। जैसे जहां उसे लगे कि हाँ मैं इस चीज में वीक हूं, तो उन चीजों को वो लेते हुए उन टारगेट को वो अपने गोल की तरफ ले आए और फिर उन गोल्स पे काम करे। जैसे हम मिरर टेक्निक भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें हम अडल्ट पेशेंट को कहते हैं कि आज आपने एक फला स्पीकर बनना है और आपने उसको इमिटेट करते हुए उसकी तरह बोलना है, और घर में आपने एक वीडियो बनानी है जब आप मिरर के अंदर बात कर रहे होंगे। जब मिरर के अंदर बात करते हुए आप वो वीडियो बना लेंगे तो उस वीडियो को आप खुद सुनेंगे और आप सेल्फ इवेलुएट करेंगे कि आपने कितनी टाइम, कितनी बार आपने जो है वो स्टैमरिंग किया, आप हकलाए हैं। जब वो सेल्फ इवेलुएट कर लेगा फिर हम उसे कहेंगे कि अब ये देखें कि आपको जो स्टैमरिंग की टेक्निक सिखाई गई है, जो आपको कहा गया कि आपने इलाज के लिए ये स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, कि आपने उनको यूज किया ड्यूरिंग योर स्पीच। अगर बच्चे को या अडल्ट पेशेंट को ये लगेगा कि उसने यूज किया है तो वेल एंड गुड, और जहां लगेगा कि नहीं किया तो वो फिर से अपनी एक न्यू वीडियो बनाएगा जिसके अंदर वो उन फ्लुएंसी टेक्निक्स को यूज करेगा, उन इंटरवेंशंस को यूज करेगा। तो इस तरह बहुत सी ऐसी टेक्निक्स है जो हम पेशेंट्स को करवाते हैं, मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, इट डिपेंड्स ऑन क्रिएटिविटी कि आप कितने क्रिएटिव है अपने पेशेंट के साथ। ओके अच्छा व्यूअर्स, हम अभी खदीजा से जो इनका जो फेसबुक का पेज है वो भी और इंस्टाग्राम का पेज भी, वो भी हम अपने चैनल पे जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर कर देंगे, सो दैट अगर आपने कोई खदीजा से कोई क्वेश्चन पूछना है या उनसे कोई हेल्प लेनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट हर ऑन द फेसबुक पेज, और जो उनका इंस्टाग्राम पेज है उस पर मैसेज करके उनको वो कर सकते हैं। खदीजा ये बताइएगा कि क्या ये जो इसका इलाज है, बिकॉज हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जो वेल ऑफ लोग हैं उनकी तादाद इतनी नहीं है, तो क्या इसका इलाज कोई एक्सपेंसिव है या नहीं, नॉर्मल आदमी भी जो है जो बहुत ज्यादा जिसके पास पैसे नहीं है वो भी ये इलाज करवा सकता है? अच्छा, ये तो आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। ये डिपेंड करता है कि एक मरीज जो है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास जाए, बेहतर से बेहतर स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाए। अगर तो हमारे मुल्क में, क्योंकि आपने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो ऐसे स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो कम फीस लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो कम फीस ले रहा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है या उसके पास नॉलेज की कोई कमी है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस जगह पर बैठा है, किस एरिया में बैठा हुआ है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या डिफरेंट कंट्रीज में है और उन्हें स्टैमरिंग की कोई ऐसी टेक्निक समझ में नहीं आती जो अपने साथ कर लें या किसी और को हेल्प आउट कर सके, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो वो हमारा ये प्रोग्राम देखें। आपने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम किया है स्टैमरिंग के ऊपर। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे डिफरेंट सिटी से, कंट्री से अप्रोच करते हैं और उनको स्टैमरिंग है।
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लॉट्स, उनके लिए मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ डेफिनेटली। लेकिन मैं जहां तक हो सके उनको गाइड करती हूँ, उनसे अपनी लिंक्स शेयर करती हूँ, उनको कोई ना कोई टेक्निक वॉइस मैसेज के थ्रू जो है वो बता देती हूँ। तो उसमें ये है कि हम ये कर सकते हैं कि एक तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ वर्कशॉप्स करवा सकते हैं। और डेफिनेटली वर्कशॉप तो 1 दिन की होती है, 2 दिन या 3 दिन की होती है, तो हम उसके अंदर पूरा टॉपिक जो है उसको कवर कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बता सकते हैं। तो ऐसा है इरादा मेरा इन फ्यूचर कि हम कुछ फ्री कैंप्स लगाएं और ऐसे लोग जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, हम उसको उस वर्कशॉप के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर सकें। सही सही। थैंक यू वेरी मच खदीजा। इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह के और प्रोग्राम्स हम लेकर आएंगे और आपकी हेल्प लेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो हमने प्रोग्राम किया था उसका भी फीडबैक बड़ा अच्छा हमें मिला था। और ये टॉपिक्स ऐसे जिनको यूजुअली लोग डिस्कस नहीं करते और मीडिया पर भी इन पे डिस्कशन नहीं की जाती, जबकि करनी की जानी चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स पे डिस्कशन, बिकॉज ये वो चीजें जो आम लोगों को शायद समझ भी नहीं होती। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसी तरह के और भी प्रोग्राम करेंगे। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में मैम खदीजा जो है इनके फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी देखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।